हाँ जी, गोलू राज बोले हैं प्रकाश का प्रवर्तन। और कोई नहीं जानते हैं क्या? चलिए, तो जैसा कि गोलू राज बतलाए हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन है वह फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपका फिजिक्स सेशन का जो आपका वन लाइनर जो आंसर है उसको देखेंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का जो 10th क्लास का वह है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसका देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। उसका जो वन लाइनर जो होगा यानी कि एक जो लाइन में आप लोग कैसे उसका आंसर दे सकते हैं उसको आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे आज। आपका पहला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। जी हाँ, प्रकाश का जो परावर्तन है उसका कितना नियम होता है आप लोग जानते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं आंसर। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जो आपका पहला नियम जो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। आप लोग जानते होंगे जो प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, याद रखिएगा। ये जो आपका आई द्वारा सूचित किया जाता है जो आपका आपतन कोण होता है और जो आर द्वारा सूचित किया जाता है वह परावर्तन कोण होता है। तो इसे आपको याद रखना है कि यह जो आपका है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो वह होते हैं 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। देखिए यहां पर आपको 2 नियम नजर आएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर ये आपको याद हो गया है, अगर इसको में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, हम जरूर इसका समस्या का समाधान करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार होता है आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। इसका जो सही आंसर होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप लोग को अभी बतलाए थे चित्रानुसार कि यहाँ पर जो आपका है आपतित किरण है और यहाँ से जो आपको प्रकाश का जो परावर्तन होता है यानी कि जो परावर्तक सतह होता है उससे टकराने वाली जो टकरा करके जाने वाली प्रकाश की जो किरण होती है वह परावर्तित किरण होती है। और यहाँ पर जो आपका अभिलंब डाला जाता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ये आपको प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार होता है। जब भी आपका जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यहाँ से जो परावर्तक सतह होता है उसे टकरा करके जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण यहाँ पर देखा जाए कि ये अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ये अभिलंब है। तो यहाँ देखिए कि आपको अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। और जो यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो याद रखिएगा जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है यह आपस में दोनों बराबर होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार क्या होते हैं? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि इसका जो आपको वन लाइनर में आपको देखिए इसका उत्तर सही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद रखिएगा। वन लाइनर आंसर है, एक लाइन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जी हाँ, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? देखिएगा आप लोग जानते होंगे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है? काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा यह समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक होगा, ये वस्तु के बराबर होता है और यह सीधा बनता है। जैसा आपका वस्तु होगा उसका सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा
वह होगा आभासी और सीधा। आभासी को ही आप लोग जानते होंगे कि काल्पनिक कहा जाता है, याद रखिएगा काल्पनिक। काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है उसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या होता है, तो प्रकाश को किन किन कणों में बांटा जाता है, तरंग में बांटा जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो जो आपका आधुनिक जो होता है, मॉडर्न जो आपका क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसको कहा जाता है कण और तरंग। याद रखिएगा कण और तरंग। तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जो उत्पन्न होता है वह कैसे होता है, तो चुंबकीय तरंग के द्वारा होता है। प्रकाश जो उत्पन्न होता है चुंबकीय तरंग के अनुसार इसका जो प्रकाश उत्पन्न होता है आप जानते होंगे। अब भली बात है आप लोग इतना भी पता होगा आपको कि जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह कंपन करता हुआ आवेश से उत्पन्न होता है। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर बोलिएगा। जल्दी से बोलिए कितने लोग जानते हैं, हम कमेंट पढ़ करके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 2 भागों में इसको बांटा गया है, यानी कि 2 माना गया है इसको। जो आपका प्रकाश का जो इसका आधार होता है, इसका 2 आधार होते हैं। पहला होता है कण के आधार और दूसरा होता है तरंग, ठीक ना। तो याद रखिएगा कण तथा तरंग में इसको बांटा गया है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को 2 भागों में बांटा गया, 2 तरह का बांटा गया है। पहला कण बोला गया, दूसरा तरंग बोला गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कण तथा तरंग दोनों माना गया है प्रकाश को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। जी हाँ, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण आप लोग देखे होंगे, समतल प्रायः जो होता है दर्पण ठीक इस प्रकार से होता है। आप लोग को पड़ा या तो खड़ा भी दिखाया जाता है कि ठीक इस प्रकार से होता है। आप लोग बताते हैं या तो जानते भी होंगे कि समतल दर्पण जो होता है इसका जो परावर्तक सतह होता है प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन होता है, यानी कि समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इसका याद रखिएगा, इसका जो आपको फोकस होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। याद रखिएगा समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह अनंत होता है, जिसके कारण वक्रता त्रिज्या भी अनंत हो जाएगी। इसका याद रखिएगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो वह होती है अनंत। याद रखिएगा समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। तो याद रखिएगा इसका विचलन कोण होता है 180 - 2 और कोण आई। याद रखिएगा इतना आपका क्या होता है? परावर्तन कोण का विचलन का मान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। विचलन कोण का मान 180 - 2i होता है, यानी कि आपतन कोण होता है। कौन होता है? अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परावर्तन के लिए विचलन कोण का मान होगा। याद रखिएगा अगर कोई जो प्रकाश की किरण है अगर जो आपका का है दर्पण में क्या हो तो 90 डिग्री बना करके प्रवेश करे या आए किसी सतह पर तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। याद रखिएगा तो अगर कोई भी किरण लंबवत आती है तो इसका जो परावर्तन होगा वह 0 डिग्री होगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो इसका जो अविलंबवत आएगा तो लंब के कारण जो आपका है लंब के सापेक्ष आपका 0 डिग्री का कोण बना करके आ रहा है, तो प्रकाश का जो परावर्तन होगा वह भी आपका क्या होगा? 0 डिग्री होगा। याद रखिएगा 0 डिग्री बना करके जाएगी। अभी आप लोग पढ़े थे कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है वह क्या होता है? तो आपतित किरण पर निर्भर करता है। जितना कोण का डिग्री बना करके वह आती है उतना डिग्री बना करके जाती है। याद रखिएगा तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 0 डिग्री। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। याद रखिएगा कोई भी दर्पण हो उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है। तो याद रखिएगा आपको एक फार्मूला होगा कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के होती है। तो याद रखिएगा आप लोग को पता होगा कि F बराबर फार्मूला होता है R/2। याद है
अगर याद है तो यस बोलिएगा, अगर याद ना हो तो नो बोलिएगा। यहाँ देखिए f बराबर r/2 होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर 2f होता है। तो इस फार्मूला से आप लोग शायद समझ गए होंगे कि आपका जो फोकस दूरी नहीं वक्रता त्रिज्या की पूछ रही है, तो फोकस दूरी यहाँ का मान पूछ रहा है, तो फोकस दूरी बराबर क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। जितना आपका वक्रता त्रिज्या होगी उससे आपका आधा फोकस दूरी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आधी होती है, जो किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग इसका आंसर जल्दी से बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। मोबाइल में स्टोरेज खत्म हो गया। आवाज क्लियर है? जल्दी से बोलिए, आवाज कैसा जा रहा है? कट कट के आवाज आ रही है क्या? आवाज ठीक है? जल्दी से रिप्लाई दीजिए। चलिए तो इसका आंसर बताइए कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, बालू कुमार कोई है जो बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण होगा। जल्दी से बतलाइए। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए। जी हाँ, रिंकू देवी बोल रहे हैं जी। और किन्हीं को पता नहीं है क्या? चलिए तो इसका जो आंसर होगा उसको बतलाता हूं मैं। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वह जो सोलर कुकर होता है उसमें आप लोग जानते होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर सोलर कुकर ठीक इस प्रकार से होता है, कुछ बक्सा टाइप का बना होता है। इसमें आपका क्या होता है, तो दर्पण लगा होता है। यहाँ पर आपका कुकर रखा हुआ रहता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि यह जो रिफ्लेक्शन होकर के केंद्रित हो सके और कुकर पर जा कर के पड़े। तो यहाँ पर देखिएगा जो सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तो वह होती है, उसको देखते हैं, अवतल दर्पण होगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर अवतल दर्पण होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं तो जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए। आप लोग खाली शेयर कर नहीं रहे हैं और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, ताकि आपका चैनल का सब्सक्राइब और लाइक से यह जो है आपकी हौसला मेरे बढ़े और आपको भी मैं अच्छा तरीका से पढ़ा सकूं और इसमें और बेहतरीन तरीका से आपको अगले सेशन में ला सकूं। जल्दी से जल्दी अपने जो ये चैनल है उसका शेयर करें और जल्द से जल्द जितने भी लोग हैं उनके पास भेजें। चलिए तो इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया
जाता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, इसका आंसर देख लेंगे। अवतल दर्पण होगा, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? जी हाँ, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? ये कहीं आपका दिमाग आंख पर न चल जाए, यहाँ दर्पण पूछ रहा है जी, तो यहाँ पर जो आपका दर्पण की बात किया जा रहा है, यानी कि आपको जो ये क्षेत्र है इसको फैलाने, जो लाइट को फैलाने का काम कौन सा दर्पण करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका कौन सा जो दर्पण है उसको दृष्टि जो क्षेत्र होता है वो बढ़ा देता है या बड़ा होता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उत्तल दर्पण। याद रखिएगा जो दर्पण होता है, उठा हुआ दर्पण होता है कुछ हो गए। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, हाँ जी, चांदनी कुमारी बोल रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है, आप अपना जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, वीडियो क्लियर नजर आएगी। तो बड़ा प्रश्न है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं, इसका सही आंसर आपका उत्तल दर्पण होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। जी हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा उसको देखिए, इसका जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका कहते हैं आवर्धन। याद रखिएगा, आवर्धन होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, याद रखिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है m बराबर HI बट्टा HO होता है, हाइट ऑफ इमेज बट्टा में क्या होता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसका सही आंसर आवर्धन क्षमता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो अगर आपको वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया गया है कि R बराबर 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको F बराबर पूछ रहा है, तो R/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 40/2 यानी कि 20 होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगा वह 20 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो इसका आंसर 20 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में। तो उत्तल दर्पण है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है काल्पनिक। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। याद रखिएगा, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं हम लोग। प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण की जो चौड़ाई होती है, ये आपका जो दर्पण होता है इसकी चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो द्वारक कहते हैं। याद रखिएगा, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। जी हाँ, मोटर के गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वह कौन सा दर्पण होता है, याद रखिएगा। आप लोग को इसका क्वेश्चन क्या है तो इंग्लिश में भी पूछ सकता है, अंग्रेजी में पूछता है कि जो मोटर गाड़ी है यहाँ पर साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सा मिरर होता है, कौन सा दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चालक के सामने जो लगा हुआ दर्पण होता है वह होता है उत्तल दर्पण। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को कहते हैं। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ देखिए, प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरते हैं उस बिंदु को कहते हैं, तो उस बिंदु को कहते हैं फोकस। याद रखिएगा, उस बिंदु को क्या कहते हैं तो फोकस कहते हैं। यहां देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर सही होगा फोकस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है तो वह होता है प्रकाश पुंज समांतर आता है। याद रखिएगा, पैरेलल आता है, समानांतर प्रकाश पुंज होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है तो उसका जो होता है उल्टा होता है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपका क्या होता है, ये वीडियो कट हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में आपको इसका सुधार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आपका कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण बार बार जो आपका वीडियो कट हो जा रहा है। जल्द ही टेक्निकल जो टीम है इसका सुधार कर लेगी, तो हम लोग अभी अपने क्वेश्चन पर बने रहेंगे। यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है तो जो इसका प्रकृति होता है वह उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है तो उल्टा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण का क्या नाम है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैं कमेंट पढ़ करके आता हूँ। हाँ जी, शैलेश जी बोल रहे हैं उल्टा होता है, जल्दी से बतलाइए। हाँ देख रहा हूं मैं। अवतल दर्पण, जी हाँ, यहाँ देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। यहाँ पूछा नहीं जा रहा कि कौन सा दर्पण होगा, आप लोग बताइए कि कौन सा दर्पण, नहीं ये प्रकृति कैसा होता है, यानी कि यह कैसा बनता है, उल्टा सीधा। हाँ जी, गोलू राज बोल रहे हैं उल्टा बनता है, दर्पण नहीं बताना है जी, जल्दी से बतलाइए इसका प्रकृति कैसा होता है। हाँ उल्टा होता है चांदनी कुमार, सीधा होता है, सीधा नहीं होता है जी, उल्टा होता है। अब तक जो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वह कैसी होती है तो यह इसका जो आंसर होगा वह उल्टा होगा। याद रखिएगा, यहाँ देख लीजिए आंसर क्या है, उल्टा है। आप लोग को बार बार बतलाया जाता है क्लासरूम में, लेकिन आप लोग क्या है तो बढ़िया तरीका से समझते नहीं है, देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, जब तक पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। यहाँ देखिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, आप लोग बहुत सारे मूवी देखते हैं, फिल्मों देखते हैं, उसका जो पर्दा पर जो सिनेमा चलाई जाती है उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, या जो आपका होता है उल्टा बनता है। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं कि वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है। ये आपके पास दो ऑप्शन दिया जा रहा है, अपने कमेंट में उसमें जरूर बतलाएं। मैं यहाँ पर आपको कमेंट देख रहा हूँ, जल्दी से बतलाइए।
ज्योति कुमारी बतला रही है उल्टा होता है सर। यहाँ देखिए सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है? जल्दी से आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर। ये देखिए गोलू राज कौन है जो कह रहे हैं काल्पनिक बनता है बउआ। याद रखिए कि आप लोग जो है बढ़िया तरीका से पढ़ते नहीं है। यहाँ पर जो सिनेमा का जो पर्दा होता है उस पर जो होता है वह होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा क्या होता है, आप लोग सिनेमा के पर्दे पर उतारा जाता है। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग सिनेमा देख पाएंगे, मूवी देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। कहता है कि किसी धातु को अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखें कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान होगा? जी हाँ, जो दर्पण है वह अवतल है, उसके जो सापेक्ष क्या है तो उसके कहां पर वस्तु को रखा जाएगा कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा? तो चलिए बतलाइए कि आपको जो जल्दी से बतलाइएगा जो प्रतिबिंब है वह कहां पर रखा जाएगा। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर होगा उसको देखते हैं आप लोग कितने बतलाते हैं। हाँ जी, वक्रता त्रिज्या पर नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। यहाँ देखिए आपको जो भी आपका जो वस्तु होगा वो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। अब बढ़िए आगे बढ़ते हैं। जिसका सही आंसर होगा वह वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है तो हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है अवतल दर्पण में। अब चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? जी हाँ, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? आप लोग जानते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दे सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप लोग सही आंसर देंगे तो 2 रुपया मेरे तरफ से काल्पनिक रूप से आपको पेटीएम कर दिया जाएगा। जल्दी से बतलाइए, याद रहे बतलाइए कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, हाँ शैलेश जी बताए हैं, शैलेश कुमार जो हैं वह बतला रहे हैं कि लाल रंग का जो प्रकाश की किरण होगा वह सही होगा। सही चांदनी कुमारी IAS ऑफिसर ये सब सही बोल रहे हैं जी। हाँ, लाल रंग का जो प्रकाश का जो किरण होगा वह जो होगा उसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। आप लोग सही बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा वह होगा लाल रंग। याद रखिएगा लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? जी हाँ, अब बतलाइए कि क्वेश्चन कर रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आइए आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, हम देख रहे हैं आपका कमेंट। जी हाँ, IAS ऑफिसर जो है बोले हैं बैगनी रंग। जी हाँ, सही बोलिए आप लोग। आप जल्दी से रिप्लाई दीजिए, कमेंट करिए जल्दी से, देखते हैं। जी हाँ, रिशु कुमार बैगनी सही है। आगे बढ़िए। तो यहाँ देखिए आपका जो इसका रंग का जो होगा वह होगा बैगनी रंग। याद रखिएगा जो प्रकाश के किरण जो है वह जो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है यानी सबसे कम होता है वह होता है बैगनी रंग। याद रखिएगा इसका सही आंसर बैगनी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, ये भी आप लोग अपने आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा, चलिए हम बतला देते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए। अगला प्रश्न है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है या बनता है? याद रखिएगा इसका आंसर जरूर आना चाहिए। जितने भी आप लोग लाइव देख रहे हैं वो सभी का आंसर होना चाहिए कि इस जो आपका श्वेत रंग होता है वो आपका क्या है तो कितने रंगों के मेल से बना होता है। देखिए एक चीज हम लोग बहुत गलती करते हैं कि 19 लोग देख रहे हैं, 20 लोग आदमी देख रहे हैं, 20 आदमी देख रहे हैं और इस चैनल का जो लाइक है वो मात्र 11 गो है। यहाँ देखिए आपको लाइक करने से आपका कोई धन दौलत हम नहीं लेंगे और आपका जो लाइक
लाइक होगा इससे हमको ये नहीं होगा कि लगता है कि हम अंबानी का घर खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर लाइक कर लीजिएगा तो आपका कुछ जाएगा नहीं, और चैनल को शेयर भी कर देंगे तो इससे आपका कोई घाटा होने वाला नहीं है। 20 पब्लिक देख रहे हैं, देखिए तो ये आपका क्या होता है, तो आप अपने आप को ये मत समझिए कि आपका जो एक लाइक का बटन दबा देने से आपका क्या हो जाएगा, कुछ चला जाएगा और मेरा कुछ बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए 20 आदमी देख रहे हैं और 11 लाइक है, ये आपका क्या होता है, दिल तोड़ देता है जी। यहाँ देखिए जी हाँ, रिंकू देवी है, IAS ऑफिसर, ऋषु कुमार, चांदनी, मनीष, गोलूराज, ज्योति, सब हाँ सही बोल रहे हैं जी। 7 कलर का होता है जी। श्वेत रंग जो कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो वह 7 रंग के मेल से बना होता है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, वह 7 रंग होगा, याद रखिएगा 7 रंगों के मेल से बना होता है बैजंतिया पिनाला। आगे बढ़िए, आगे आज के इस सेशन में आपको इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर अगला वीडियो चाहते हैं कि जल्द आए तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ जल्द से आइए आप लाइव। तो यहाँ देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे जल्द। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।